हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रमिला शर्मा। आज मैं 12th में चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। तो हम सभी जानते हैं कि ठोस एक क्या है, पदार्थ की अवस्था है। अब बात आती है पदार्थ क्या है। आप सभी जानते हैं कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ अर्थात मैटर कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था पदार्थ की आपकी क्या होती है, ठोस होती है। फिर द्रव होती है, फिर क्या होती है, गैस होती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम देखते हैं ठोस में सबसे पहले इसका देखते हैं आयतन। आप सभी जानते हैं कि ठोस का आयतन जो रहता है वह निश्चित रहता है। जहाँ भी ले जाओ, जहाँ जैसे करो, उसका आयतन अगर 1 kg है तो 1 ही रहेगा, 1 ml है तो ठोस का आयतन जो रहता है वह निश्चित ही होता है, जितना रहता है उतना होता है। लिक्विड का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन मैं देखी हूँ कई बच्चे बोलते हैं उसका आयतन निश्चित नहीं होता। आयतन जो रहता है हमेशा निश्चित रहता है। अगर हम 1 लीटर दूध ले जाते हैं, 1 लीटर दूध को चाहे हम बाल्टी में रखें, चाहे हम भगोने में रखें, लेकिन उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वह क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। अर्थात द्रव का आयतन जो रहता है वह भी क्या होता है, निश्चित होता है। गैस में हम देखते हैं गैस का आयतन जो रहता है वह क्या होता है, अनिश्चित रहता है। जहाँ पर रखेंगे उसके अनुसार वह गैस जो रहती है वह फैल जाती है। फिर सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या है आपका, आकार। आकार के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि ठोस का आकार निश्चित रहता है ना। ठोस को जहाँ पर भी रखेंगे उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार द्रव को देखोगे तो द्रव के आकार में परिवर्तन होता है। अर्थात द्रव को हम जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र के अनुसार उसका क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। और गैस का आकार जो रहता है वह अनिश्चित होता है। उसके बाद मेन आता है, इसमें एक अंतर आता है, अंतराअणुक आकर्षण। तो अंतराअणुक आकर्षण बल क्या होता है, ठोस के अणु जो रहते हैं वह निश्चित क्रम में जमे होते हैं, जिसके कारण उनके मध्य क्या रहता है, आकर्षण बल अधिक होता है। फलस्वरूप उसमें अंतराअणुक बल सबसे अधिक उच्च मात्रा में पाया जाता है। और द्रव में उसकी अपेक्षा क्या पाया जाता है, अंतराअणुक बल कम पाया जाता है, मध्यम पाया जाता है। और सबसे कम किसमें पाया जाता है, गैस के अणु में। गैस के अणु में अंतराअणुक बल जो रहता है वह सबसे कम क्यों पाया जाता है, स्वाभाविक है। गैस के अणु जो रहते हैं वह क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। हम इस चित्र के माध्यम से देखिए हम समझते हैं गैस, ठोस, द्रव, गैस में अंतर। देखिए ये आप देख रहे हो, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, ये देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ठोस है। इस ठोस में हम देख रहे हैं कि इनके अणु जो हैं वह नियमित रूप से व्यवस्थित है। अर्थात इसका आयतन तो निश्चित रहता है, इसका आकार भी क्या है, निश्चित रहता है। और इनके अणु नियमित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण इनमें अंतराअणुक बल जो रहता है वह सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, आपका द्रव में देखते हैं। तो द्रव में आप देखोगे इनके अणु जो रहते हैं इस ठोस की अपेक्षा ये निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं है, दूर दूर है, जिसके कारण इस ठोस की अपेक्षा इसमें अंतराअणुक बल जो रहता है वह क्या पाया जाता है, उसकी अपेक्षा कम पाया जाता है। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा कम पाया जाता है। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं गैस के बारे में। गैस में भी हम देख रहे हैं कि इस गैस में, ये गैस है, इस गैस में आप देखो इनके अणु जो रहते हैं वह इन द्रव की अपेक्षा और अधिक दूर दूर में है। फलस्वरूप इसमें अंतराअणुक बल जो है वह सबसे कम पाया जाता है। तो सबसे अधिक ठोस में पाया जाता है, फिर उसके बाद मध्यम द्रव में पाया जाता है, फिर किस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। अब देखते हैं, अभी तो हम तीन अवस्था के बारे में पढ़े, ठोस, द्रव और गैस।
और एक और अवस्था होती है, सामान्य बेसिक जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए। गैस की एक और अवस्था होती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा अवस्था है। ये गैस की कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है। देखो, ठोस है, मान लीजिए एक उदाहरण चलते हैं, जब हम ठोस को गर्म करते हैं, ठोस को गर्म करेंगे तो वह किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा। ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो वह किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा। ये द्रव अवस्था में आएगा। जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो वह किस में आ जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। उसी प्रकार से जब हम द्रव को गर्म करेंगे तो वह कौन सी अवस्था में जाएगा? गैस अवस्था में जाएगा। और अगर हम गैस को और आगे बहुत अधिक ताप में, ठोस को गर्म किए, किस में आया? द्रव अवस्था में। द्रव को हम और गर्म करते हैं तो वह कौन सी अवस्था में आता है? गैस अवस्था में। अगर गैस को और ताप और ताप और ताप दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वह फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आवेशित कण प्राप्त हो जाता है, आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आवेशित कणों का जो गैस का मिश्रण रहता है उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ये प्लाज्मा है। अर्थात प्लाज्मा क्या है? तो जैसे एक उदाहरण हम चलते हैं, बर्फ। बर्फ हम देखते हैं, जब हम बर्फ एक क्या है? ठोस अवस्था में है। जब बर्फ को हम गर्म करेंगे तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? रूपांतरित हो जाएगा। पहले द्रव में रूपांतरित हो जाएगा, उष्मा देंगे तो। फिर द्रव में रूपांतरित होने के बाद अगर हम उसको और अधिक गर्म करेंगे तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपका गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अगर गैस को और अधिक मात्रा में ताप देते रहे, विद्युत देते रहे, तो वह जो है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपका वह जो है वह प्लाज्मा अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ये प्लाज्मा अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात जब हम उसको गर्म करते जाते हैं तो क्या क्या फ्री हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, प्रोटॉन फ्री हो जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन फ्री हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन फ्री हो जाते हैं और कण जो रहता है आवेशित हो जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं उसमें परमाणु हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, प्रोटॉन हो जाते हैं, आवेशित कण हो जाते हैं। इस प्रकार से जो गैसों का समूह है वह क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा की एक और पदार्थ की एक अवस्था होती है प्लाज्मा, जो गैस को अत्यधिक ताप पर गर्म करने पर हमको क्या होती है? प्राप्त होती है। जैसे हम देखते हैं सूर्य जो है ना, प्लाज्मा के कारण क्या होने लगता है? चमकने लगता है। आप सभी ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो रहता है वह रंगीन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह ऊर्जा देने पर उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर से जब वह निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह क्या देता है? रंग देता है। जिसके कारण प्लाज्मा जो अवस्था होती है वह क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर आपको रंगीन दिखाई दे रही है। देखो, प्लाज्मा अवस्था रंगीन दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से हम देखते हैं सूर्य जो है वह, उसमें भी प्लाज्मा, तारे हैं जो चमकते हैं, वो किसके कारण चमकते हैं? प्लाज्मा बनने की गैस जो रहती है वहाँ प्लाज्मा अवस्था में रहती है, जिसके कारण उसमें क्या होती है? चमक होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं प्लाज्मा टीवी, है ना। प्लाज्मा टीवी जो रहती है उसमें क्या रहता है? 3 मुख्य कलर रहते हैं, है ना। और इनमें प्लाज्मा गैस, नियान गैस भरी होती है। प्लाज्मा जो रहती है उसमें नियान गैस जो रहती है वो प्लाज्मा के रूप में भरी रहती है, जिसके कारण वह जो टीवी जो रहती है उसमें जो पिक्चर, जो क्वालिटी है, जो कलर है, वो हमको बहुत ही सुंदर क्या होता है? दिखाई देता है। तो एक और अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है। तो ये गैस की मुख्यतः तो 3 अवस्था होती है, लेकिन एक प्लाज्मा अवस्था होती है जो जब गैस को हम अधिक गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, प्रोटॉन हो जाते हैं और परमाणु, इन समूहों का एक गैस प्राप्त होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और यह प्लाज्मा अवस्था जो रहती है वह आपको क्या दिखाई देती है? रंगीन दिखाई देती है।
तो जो प्लाज्मा टीवी बोलते हैं ना, ये प्लाज्मा गैस के कारण है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी जो रहती है बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण वो क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक उत्तेजित और आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। उत्तेजित क्यों हो जाते हैं, उसको गर्म करते हैं, अत्यधिक ताप देते हैं तो वह उत्तेजित हो जाते हैं और आयनीकृत हो जाते हैं। जैसे फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होती है, प्लाज्मा होती है। इसी कारण आप देखे होंगे कई बल्ब जो रहते हैं वो कलर देते हैं, हमको एकदम कलर के रूप में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नियॉन बल्ब में क्या होती है, जो गैस जो रहती है वह प्लाज्मा के रूप में उपस्थित होती है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर गैसें आयनीकृत हो जाती हैं और ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है और गैस के स्वभाव के अनुसार यह प्लाज्मा में विशेष चमक होती है। और यहाँ पर अभी मैं बताई हूँ आपको कि प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में भी क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। और स्वाभाविक है, सूर्य और तारों में प्लाज्मा जो गैसें वहाँ उपस्थित होती है, हीलियम गैस तो होती है, आप जानते हो, तो वहाँ पर गैसें जो रहती है और सूर्य का तापमान क्या होता है, उच्च होता है। उच्च होने के कारण जो हीलियम गैस है वह इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है, प्रोटॉन देता है, आवेशित कण हो जाते हैं। फलस्वरूप वहाँ क्या तैयार हो जाता है, प्लाज्मा तैयार हो जाता है, जिसके कारण सूर्य और तारे क्या दिखाई देते हैं, हमको चमकदार दिखाई देते हैं। अब आगे चलते हैं, ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था, जिसके बारे में हम मेन पढ़ना चाहते हैं। तो ठोस अवस्था क्या है, तो पदार्थ की वह अवस्था ठोस अवस्था में जा रहे हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, आयतन निश्चित होता है, क्या कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। आपको मैं ये भी बताई हूँ कि इसमें अंतराणुक बल क्या होता है, उच्च होता है। क्यों उच्च होता है, क्योंकि इनके अणु जो रहते हैं नियमित क्रम में क्या होते हैं, जमे होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ठोस अवस्था में अंतराणुक बल क्या होता है, तो उच्च होता है, लेकिन अंतराणुक बल की दूरी अर्थात अंतराणुक दूरी जो रहती है वह क्या होती है, लगभग शून्य होती है। शून्य क्यों होती है, क्योंकि अणु क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं। पास पास रहते हैं तो उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, शून्य होगी। अब देखिए आगे, अब ठोस के अभिलाक्षणी, देखो ठोस का पहले डायग्राम देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। ठोस के अणु किस प्रकार से वे व्यवस्थित रहते हैं, ये देखिए, नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं। ठोस के अणु जो रहते हैं ये नियमित क्रम में बिल्कुल इस प्रकार से व्यवस्थित है। देखिए ये ठोस के अणु जो रहते हैं वह नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार से सामान्यतः देखते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे नियमित क्रम में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसके अंतराणुक दूरी जो रहती है वह क्या होती है, जीरो होती है। अंतराणुक दूरी क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन अंतराणुक बल जो रहता है वह क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब देखिए आगे, ठोस के अभिलाक्षणी गुण धर्म क्या है। तो सबसे पहले इसका अभिलाक्षणी गुण मतलब ये क्या क्या गुण पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका द्रव्यमान है, आयतन है और आकार, तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस के द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं।
दूसरा मैं अभी आपको बताई हूँ, अंतरा आणविक दूरी लघु होती है, मतलब बहुत कम होती है। अब कम क्यों होती है? क्योंकि अणु जो रहते हैं वो एकदम पास होते हैं। थर्ड क्या है? अंतरा आणविक बल इसमें प्रबल होते हैं, अर्थात इसका अंतरा आणविक बल जो रहता है वह उच्च होता है। फिर उसके बाद चौथा क्या दिया है? इनके अवयवी कण नियमित रूप से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। और पांचवा है, ये असंपीड्य और कठोर होते हैं, अर्थात ये इसको संपीड़ित किया नहीं जा सकता। ये असंपीड्य और क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो ठोस के गुणधर्म हो गए। उसके बाद अब हम देखते हैं ठोस के प्रकार। क्या देखते हैं? ठोस के प्रकार। तो ठोस के प्रकार में आप देखोगे ज्यामिति के आधार पर ठोस जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका क्रिस्टलीय ठोस, ये क्रिस्टलीय ठोस जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड, है ना। तो ज्यामिति के आधार पर हम ठोस को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपको क्या बताया गया? क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। अब आगे देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलाइन सॉलिड वे ठोस जिसमें उसके अवयवी कण नियमित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं एवं उनका गलनांक व क्वथनांक, उनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण क्या रहेंगे? नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। उनके गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? निश्चित रहता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, क्वार्टर्स हो गया, सोना है ना, और ये क्या? आयोडीन। ये सब किसके उदाहरण हैं? क्रिस्टलीय ठोस के। सोना भी है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस में याद रखिएगा क्या क्या बताइए। फर्स्ट है इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। सेकंड, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, है ना। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, क्वार्टर्स और आयोडीन। क्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? तो पहला तो आप परिभाषा से ही आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह क्या होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। अब यहाँ पर ये आती है कि विषमदैशिक किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता रही हूँ कि विषमदैशिक क्या होता है। सबसे पहले गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। तो विषमदैशिक में हम चलते हैं। देखिए ये है आपका, यहाँ पर आप देखिए ये क्रिस्टलीय ठोस है। देखो नमक आप देखे होंगे, ये नमक, ये कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस है। ये क्रिस्टलीय ठोस है, सोडियम क्लोराइड का नमक है क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले इनका गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है, इसकी आकृति नियमित होती है, ये तो आप जानते हो। ये विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिकता क्या है? विषम माने क्या होता है? अलग अलग, और दिशा, जिनके भौतिक गुण धर्म जो रहते हैं अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विषमदैशिक गुण कहते हैं। जैसे अपवर्तनांक हो गया आपका, तन्यता हो गया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ डायग्राम से। ये देखो ये क्रिस्टलीय ठोस नियमित रूप से व्यवस्थित है। ये देखो विषमदैशिकता। तो विषमदैशिकता में आप यहाँ पर आप देख रहे हो विषमदैशिक क्या होते हैं बताई हूँ कि जिसमें उनके भौतिक गुण धर्म, अगर क्रिस्टल में कोई प्रकाश को गुजारा जाए तो उसके अपवर्तनांक है, उनके गुण धर्म जो रहेंगे अलग अलग दिशाओं में हमको क्या प्राप्त होते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं। अब अलग अलग क्यों प्राप्त होते हैं? विषमदैशिकता का कारण क्या है? क्यों ऐसा ये विषमदैशिक गुण प्रदर्शित करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस जो रहते हैं वह नियमित क्रम में निश्चित रूप से
क्रम में जमे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखो ये निश्चित क्रम में जमे हुए हैं। एक क्या बोलते हैं आपका गोल सर्कल नज़र आ रहा है, फिर और दिख रहा है। ये निश्चित क्रम में एक के बाद एक के बाद प्लस माइनस जो आयन है वो एक निश्चित क्रम में क्या हुआ है, जमा हुआ है। अगर हम यहाँ पर से कोई प्रकाश को बुझाते हैं, यहाँ से अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, देखिए ये ऐसे अगर हम गुजारते हैं तो आप देखोगे तो एक तरफ जो है, एक तरफ आप देखोगे ये पूरे गोल, अगर मान लीजिए ये सोडियम क्लोराइड सोडियम है तो ये पूरे एक तरफ एक कण ही कण नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो एक तरफ ऐसे वाले कण नज़र आ रहे हैं। ये एक तरफ क्या है तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस में, एक तरफ जो रहता है एक पंक्ति में अवयवी एक ही प्रकार के अवयवी कण हैं, दूसरे में क्या है एक ही प्रकार के क्या है अवयवी कण है। अगर हम कहाँ से गुजारें, यहाँ से अगर हम प्रकाश को गुजारते हैं तो हमको पता चलता है कि एक तरफ जो है वह अवयवी कण एक दिशा में एक तरफ है और दूसरा अवयवी कण दूसरे दिशा में है, अगर हम ए से बी में गुजारते हैं तो। लेकिन अगर हम इसी को प्रकाश को अगर हम यहाँ से गुजारते हैं, यहाँ से गुजारते हैं, अगर इसको हम यहाँ से गुजारते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा तो जो अवयवी कण हैं वह एकांतर क्रम में दो अवयवी कण हैं, है ना। तो यह एकांतर क्रम में एक के बाद एक अवयवी कण आपको नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण इनकी व्यवस्था नियमित होने के कारण यह क्या प्रदर्शित करता है, विषमदैशिकता प्रदर्शित करता है। जैसे एक मिनट मैं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से देख लेती हूँ। मान लीजिए ये Na+ है, यहाँ पर आपका आ गया Cl-, यहाँ पर आपके आ गया Na+, यहाँ पर आ गया Cl-, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर एकांतर क्रम में मैं जमा के दिखाती हूँ। यहाँ आ गया आपका Cl, यहाँ पर आपका आ गया Na+, यहाँ पर क्या आ गया आपका Cl-, यहाँ पर आपका Na+, यहाँ पर आपका क्या आ गया Na+, यहाँ पर क्या आ गया आपका Cl-, यहाँ पर आपका क्या आ गया Na+, और यहाँ Cl-, ये Cl-। यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर एकांतर क्रम में एक के बाद एक रहता है ना, तो यहाँ पर Cl-, यहाँ पर आपका क्या आ गया Na+, यहाँ पर आपका आ गया Cl-, यहाँ पर क्या आ गया Na+। अब मान लीजिए मैं यहाँ ये आपके अवयवी कण हैं, ये आपके क्या है अवयवी कण हैं। ये देखो, ये एक अवयवी कण, दूसरा, तीसरा, ये अवयवी कण, सब अवयवी कण है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से प्रकाश को क्या करूँ, गुजारूँ, यहाँ से अगर मैं प्रकाश को गुजारती हूँ ये ऐसे, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है सोडियम, फिर क्या है क्लोराइड, फिर क्या है सोडियम आयन, फिर क्या है क्लोराइड आयन। इधर भी देखो एक तरफ क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड और क्या है आपका सोडियम आयन। अर्थात इसमें जो अवयवी कण हैं, अगर मैं ऊपर से नीचे ए से भी गुजारती हूँ तो उनके अवयवी कण जो रहते हैं एकांतर क्रम में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर इनके भौतिक गुण धर्म जो रहेंगे वह अलग अलग होंगे। अगर मैं उसी प्रकाश की किरण को अगर मैं कहाँ से गुजारूँ, अगर उसी मैं यहाँ से गुजार देती हूँ, ये ऐसे गुजारती हूँ, ये ऐसे, तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ से गुजार रही हूँ प्रकाश की किरणों को तो प्रभौतिक गुणधर्म, तो यहाँ पर देखो सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी क्या है आपका सोडियम है, यहाँ क्लोराइड आयन है, यहाँ भी आपका क्लोराइड आयन है, यहाँ भी आपका क्या है
क्लोराइड आयन। मतलब एक तरफ आपका क्या है, सोडियम आयन, और एक तरफ क्या है, क्लोराइड आयन। तो अलग अलग दिशाओं से जब हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के अवयवी कण हमको दिखाई देते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके भौतिक गुण धर्म भी हमको क्या प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, विषमदैशिकता। तो अगर आपका प्रश्न पूछा जाए कि क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो रहते हैं विषमदैशिक होते हैं, क्यों? तो आप बताइएगा, क्योंकि अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोस में उनमें उपस्थित अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, और निश्चित व्यवस्था होने के कारण उनके भौतिक गुण जो रहते हैं प्रकाश की पुंज को अलग अलग दिशाओं में गुजारते हैं, तो उनके भौतिक गुण धर्म हमको क्या प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। जैसे आपको लिखा भी है इसका कारण कि क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था प्रदर्शित की गई है। यदि क्रिस्टलीय ठोस में प्रकाश की पुंज को ए बी दिशा में गुजारते हैं, यहाँ से यहाँ गुजारा जा रहा है, देखिए ए बी दिशा में गुजारा जा रहा है, तो प्रकाश के मार्ग में दोनों तरफ समान अवयवी कणों की पंक्तियां उपस्थित है। समान है, देखो एक तरफ पूरा व्हाइट है और एक तरफ पूरा क्या है, कलरफुल अवयवी कण है। तो लिखा है दोनों तरफ समान अवयवी कण उपस्थित हैं, जबकि सी डी दिशा में, ये सी डी है, ये सी डी दिशा में दोनों प्रकार में अवयवी कण एकांतर क्रम में उपस्थित हैं। अतः ए बी और सी डी दिशा में अवयवी कणों के प्रभाव क्या होंगे, भिन्न भिन्न पड़ने के कारण प्रकाश के अपवर्तनांक भी के मान भी क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अतः प्रकाश के अपवर्तनांक के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य भौतिक गुणों के मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विषमदैशिकता। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इतना लिख सकते हो कि अगर हम क्रिस्टलीय ठोस में प्रकाश की किरणों को अलग अलग दिशाओं के भेजते हैं, तो उनके भौतिक गुण धर्म जैसे प्रकाश के अपवर्तनांक के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि उनमें अवयवी कण जो रहते हैं वह नियमित क्रम में क्या होते हैं, जमे होते हैं। ये हो गया विषमदैशिकता। तो आपका क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, ये हो गया विषमदैशिकता। अर्थात उनके भौतिक गुण धर्म अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। सेकंड दिया हुआ है क्रिस्टलीय ठोस में इसका शीतलन वक्र जो रहता है वह असतत होता है। शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। ये शीतलन वक्र असतत होता है। अब शीतलन वक्र क्या है उसको देखते हैं, देखिए आगे चलते हैं। ये है असतत, ये शीतलन वक्र असतत है। अब शीतलन वक्र जो है वह असतत होता है, तो लिखा है देखिए असतत शीतलन वक्र क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। सब लोग जानते हो कोई भी चीज़ को जब हम क्या बोलते हैं गलाना चाहेंगे तो वो उसका गलनांक होता है। दिया है क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, जब तक वह पूर्ण द्रवित नहीं हो जाता तब तक उसका ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। कोई भी ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो जब तक वह पूर्णतः द्रव अवस्था में नहीं आ जाएगा तब तक उसका ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और पिघले ठोस को ठंडा करने पर एक निश्चित ताप पर वह क्या होने लगता है, जमने लगता है। जैसे बर्फ को आप देखे होंगे, है ना, जल को देखे होंगे, एक निश्चित ताप पर ही वो जमता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ पानी को जो रहता है वो किस में बदलता है, बर्फ में बदलता है। और एक निश्चित ताप पर ही बर्फ जो रहता है वह किस में बदलता है, जल में बदलता है। जब तक वह पूरा जम नहीं जाता इसका ताप स्थिर रहता है, तत्पश्चात इनका ताप क्या होने लगता है, घटने लगता है, और इसलिए इसका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी ठोस को पिघलाते हैं तो वह ठोस जो रहता है वह निश्चित ताप पर ही क्या होता है, पूर्णतः द्रवित होता है। अर्थात जब तक वह पूर्णतः द्रवित नहीं होता तब तक उसका ताप क्या रहता है, स्थिर होता है। और जैसे ही वह द्रवित हो जाता है और जब हम उसको अगर जमाना चाहेंगे तो वो निश्चित ताप पर ही क्या होने लगता है, जमने लगता है। और जब वह तब तक वह जमने लगता है जब तक कि वह पूरा जम नहीं
जाता। जैसे हम यहाँ पर देखिए, ये आपका डायग्राम दिख रहा है, ये यहाँ पर समय दिया है, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। ये आपका क्या है, टाइम है, ये क्या है आपका, टेम्परेचर है। तो हम देखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई ठोस है, यहाँ पर कोई क्या रखी हुई है, ठोस रखी हुई है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो वह तब तक वह द्रव में नहीं बदलेगा जब तक कि उसका तब तक वह ताप स्थिर रहेगा, जब तक कि वह किसमें नहीं बदल जाता, द्रव में। अर्थात यहाँ पर उसका क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया, है ना। तो ठोस से यहाँ द्रव आ गया, और द्रव में तब तक वह रहेगा, यहाँ पर तब तक स्थिर रहेगा, यहाँ पर द्रव तब तक ताप स्थिर रहेगा जब तक कि संपूर्ण ठोस जो है, ये ठोस जो है वह द्रव में बदल नहीं जाता। जब वह द्रव में बदल जाएगा, अगर उसका और ताप बढ़ाएंगे तो वह द्रव जो रहेगा तब तक उसका ताप स्थिर रहेगा जब तक कि वह किसमें नहीं बदल जाता, आपका गैस में नहीं बदल जाता। तो इस प्रकार से ये अवस्था इसमें असतत होता है। ये देखिए इसका ये यहाँ पर अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है। जो भी ठोस लिए हैं उसके अवस्था में परिवर्तन को दर्शा रहा है, इसलिए इसका शीतलन वक्र जो रहता है, ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। और उसी प्रकार से आगे चलते हैं हम, तो विषमदैशिक होते हैं। शीतलन वक्र जो रहता है वह क्या होता है, आपका असतत होता है। फिर इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी व्यवस्था क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवयवी कण जो रहते हैं, देखिए यहाँ पर ये अवयवी कण है, यहाँ पर देखते हैं ये अवयवी एक क्रिस्टल है। तो इनके अवयवी कण जो रहते हैं नियमित रूप से जमे रहते हैं, नियमित रूप से जमे रहते हैं, इसलिए इनका दीर्घ रेंज अर्थात दीर्घ परास की इसकी व्यवस्था, इसको कितना भी हम, अगर वो नियमित रूप से जमे हैं तो कितना भी हम इसको बड़ा बना सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम मिस्त्री घर बनाते हैं तो क्या करते हैं वो, कि ईंट को जो रहते हैं वो नियमित रूप से निश्चित क्रम में उसको क्या करते जाते हैं, जमाते जाते हैं, तो बड़ा सा घर बना लेते हैं। उसी अगर मान लीजिए उसी ईंट को कैसे भी जमा देते, इधर उधर कैसे भी जमा सकते, क्या पूरी बिल्डिंग खड़ी हो पाती, नहीं। अर्थात उसकी परास क्या हो जाती, लघु परास हो जाती। लेकिन वह जो ईंट है वो नियमित रूप से उन लोग जमाते हैं, इसलिए उसका क्या घर बनता है, बड़ा सा घर बनता है। तो दीर्घ परास व्यवस्था क्यों पाई जाती है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में उनके अवयवी कण जो रहते हैं वह किसमें रहते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए इसमें क्या पाई जाती है, दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। पांचवा दिया है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। तो सबसे पहले इनके गलनांक और कथनांक आपके क्या होते हैं, उच्च होते हैं। सेकंड, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। और अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। मैं बताई हूँ दीर्घ परास व्यवस्था इसलिए पाई जाती है क्योंकि उनमें अवयवी कण जो रहते हैं वह नियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। तो कभी भी लक्षण लिखना है हाँ, तो आप मेन लक्षण को लिखिएगा। जैसे ये विषमदैशिक होते हैं, क्यों होते हैं विषमदैशिक, तो आप बता सकते हो क्योंकि इनके अवयवी कण नियमित रूप से जमे होते हैं, जिनके कारण इनके भौतिक गुण धर्म जो रहते हैं अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस, एमार्फस सॉलिड। तो एमार्फस सॉलिड में क्या है, देखिए ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण किसी नियमित रूप से किसी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, निश्चित क्रम में क्या नहीं होते, नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण किसी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण है रबर, कांच और प्लास्टिक। यहाँ पर देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, ये देखो यहाँ पर कैसे है, ये एमार्फस सॉलिड, ये है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें देखो अवयवी कण जो रहते हैं वो नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते, जबकि यहाँ पर देखो क्रिस्टलीय ठोस में इनके अवयवी कण मतलब पार्टिकल्स जो रहते हैं, अणु, परमाणु, आयन
क्या हैं, नियमित रूप से क्या हैं, व्यवस्थित हैं। फिर दिया हुआ है ये समदैशिक होते हैं। अब वहाँ पर हम पढ़े थे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, क्योंकि उनके अवयवी कण जो रहते हैं वह नियमित क्रम में क्या होते हैं, जमे होते हैं। और ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कण जो रहते हैं, देखिए ये नियमित रूप से नहीं जमे हैं, ये दोनों हैं उसके अवयवी कण। ये देखिए ये है एमार्फस अक्रिस्टलीय ठोस, ये भी है आपका अक्रिस्टलीय। आप देखिएगा इसमें उनके अवयवी कण नियमित रूप से जमे नहीं है, कहीं भी कोई कण जम गया है अवयवी कण, जिसके कारण अगर प्रकाश की किरण को इधर से गुजारें तो समान रूप से अवयवी कण के वो रेंज से गुजरेंगे, जिनके कारण इनके भौतिक गुण धर्म किसी भी दिशा में हम देखें प्रकाश के जो गुण धर्म रहेंगे वो क्या होंगे, हमको समान प्राप्त होते हैं। तो ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। इसका जो शीतलन वक्र जो रहता है वह क्या होता है, इसका शीतलन वक्र जो रहता है वह सतत होता है। सतत क्यों, सतत कैसे होता है, आप देखे होंगे जब हम कोई भी टायर को गर्म करते हैं, देखिए बता रही हूँ शीतलन वक्र, ये है इसका शीतलन वक्र। ये एक इसका शीतलन वक्र है अक्रिस्टलीय ठोस का, ये सतत शीतलन वक्र है। अर्थात इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, पिघलते जाते हैं और बूंद बूंद करके वो क्या होते हैं, द्रव में वो तुरंत क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। अर्थात इसका शीतलन वक्र जो रहता है वह क्या होता है, सतत होता है। अब यहाँ पर लिखा है देखो सतत क्यों होता है, तो आप लिख सकते हो अक्रिस्टलीय ठोस ताप बढ़ाने पर पहले नर्म होते हैं। किसी प्लास्टिक को गर्म करो, टायर को गर्म करो, ये क्या है, टायर हैं, प्लास्टिक है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस ताप बढ़ाने पर पहले नर्म होते हैं और ताप बढ़ाने के साथ वो क्या होते हैं, पिघलते जाते हैं और किस में बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। पिघले अक्रिस्टलीय ठोस को ठंडा करने पर इसका ताप क्या हो जाता है, लगातार कम होता है। अर्थात पहले हम गर्म करते हैं तो नर्म होता है और नर्म होने के बाद जब ताप बढ़ाते हैं तो वो द्रव में क्या होते जाते हैं, पिघलते जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस ताप बढ़ाने पर पहले नर्म हो जाते हैं, ताप बढ़ाने के साथ साथ ताप को बढ़ाते जाते हैं, वो द्रव में बदलते जाते हैं, वहाँ ताप स्थिर नहीं रहता। पिघले अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम ठंडा करते हैं तो लगातार या क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई बिंदु नहीं आता कि ताप क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। अतः इसके शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। जैसे दिया है कांच है, प्लास्टिक को जब गर्म करते हैं तो पहले नर्म होते हैं और अधिक गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित होकर वो क्या होने लगते हैं, बहने लगते हैं। अर्थात इसका शीतलन वक्र जो रहता है वह क्या होता है, सतत होता है। फिर अगला दिया हुआ है आपका, अब इसमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। उसमें क्या क्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टेलाइन में क्या पाई जाती थी, दीर्घ परास व्यवस्था। इसमें क्या परास व्यवस्था पाई जाती है, लघु परास व्यवस्था। लघु परास व्यवस्था क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनके अवयवी कण जो रहते हैं वह नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। और स्वाभाविक है, आप जानते हो कोई भी चीज़ को हम तह करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा उसको हम जमा नहीं सकते। अर्थात इस कारण यह नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। फलस्वरूप ये इसमें कौन सी परास व्यवस्था पाई जाती है, लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। वो क्या होते थे, वास्तविक ठोस होते थे और ये क्या होते हैं, आपके आभासी ठोस होते हैं। तो इस प्रकार से हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब एक बार हम पुनः देखते हैं अक्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। सबसे पहले आकार में देखते हैं। आकार के बारे में क्रिस्टलीय को बोलते हैं क्रिस्टेलाइन, अक्रिस्टलीय ठोस है एफार्मस सॉलिड। तो क्या है, आकार में निश्चित दिया हुआ है
ये कि इसके निश्चित अभिलक्षणी ज्यामिति आकार होती है, या आप ये भी लिख सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोस के आकार या ज्यामिति जो रहती है वह निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस का आकार जो रहता है वह निश्चित नहीं होता। दूसरा, ये देखो यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये देखो इसका ये यहाँ पर देखो एक क्रिस्टल है, एक ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है और ये क्या है आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका आकार निश्चित है और इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता। अब देखिए आगे, फिर दिया है गलनांक। इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, नियमित क्रम से बने होते हैं, अर्थात अंतरा आणविक बल पाया जाता है और अंतरा आणविक बल पाया जाएगा तो आकर्षण अधिक होगा, आकर्षण होगा तो इसके कारण इसके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, एक रेंज में होता है। जैसे किसी का गलनांक जो रहता है, मान लीजिए हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस में किसी का गलनांक 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक निश्चित नहीं होता, उसका एक लगभग रेंज रहता है 25 से 50, इनके रेंज के मध्य होता है। विदलन गुण, विदलन गुण कहने का मतलब है काटने का गुण। अगर हम कोई भी क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार औजार से काटते हैं तो हमको सपाट सतह प्राप्त होती है। अगर उसको काटोगे, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाली औजार से काटोगे तो सपाट अर्थात चिकनी सतह प्राप्त होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या प्राप्त होती है, आपको खुरदुरी सतह प्राप्त। आप टायर को काट के देखना, प्लास्टिक है, आपको क्या प्राप्त होगी, खुरदुरी सतह प्राप्त होगी। प्रकृति, प्रकृति में क्या कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, आभासी ठोस होते हैं, अर्थात इसको अति शीतल द्रव के नाम से जाना जाता है। ये आभासी लगता है कि ठोस है लेकिन वास्तव में ये ठोस नहीं होते। फिर अवयवी कणों की व्यवस्था में हम देखते हैं, इसमें इसकी अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या होती है, दीर्घ परास होती है, अर्थात इनमें इनके अवयवी कण जो रहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था में जमे होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होती है वह लघु परासी व्यवस्था में क्या होते हैं, जमे होते हैं। फिर दैशिकता, अभी मैं बताई हूँ ये विषम दैशिक होते हैं, अर्थात इनके गुण धर्म, भौतिक गुण धर्म दो रहते हैं, प्रकाश को गुजारने पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। समदैशिक अर्थात इनके भौतिक गुण धर्म जो रहते हैं सभी दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं। उदाहरण देखो, NaCl है, क्वार्टज है, सोना है, चांदी है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे। अक्रिस्टलीय ठोस में रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप ऐसे अंतर को लिखिएगा जो अंतर बहुत कम लोग लिखे, जैसे ये विषम दैशिक होते हैं, है ना, ये क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं, और ये दीर्घ परासी वाले होते हैं, और ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस लघु परास में पाया जाता है। इसका शीतलन वक्र जो रहता है वह क्या होता है, इसमें लिख सकते हो शीतलन वक्र, है ना। इसका शीतलन वक्र जो रहता है, क्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र जो रहता है असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र जो रहता है वह क्या रहता है, आपका सतत रहता है। ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस होते हैं। इस प्रकार से आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिएगा, और ये जरूर लिखिएगा कि विषम दैशिक क्या है, विषम दैशिक क्यों होता है, शीतलन वक्र सतत या असत क्यों होता है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से आज हम किसके बारे में पढ़े, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम अगला और पढ़ेंगे। आज यहीं तक पढ़ते हैं।